हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर डे की तरह 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई की एग्जामिनेशंस जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसमें आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में एंड ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, ताकि जो लोग भी जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जनरल इंजीनियरिंग का, उन लोगों का सिलेबस कवर हो सके। तो आज के इस क्वेश्चंस में हम लोग 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो कि फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप से करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है लेकिन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आरसीसी डिजाइन से है। तो क्वेश्चन है राउंडेड एग्रीगेट इन कंक्रीट। ऑप्शन है रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर गुड वर्केबिलिटी, नीड्स मोर सीमेंट फॉर ए गिविंग स्ट्रेंथ, कॉजेज ग्रेटर श्रिंकेज, लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी राउंडेड कंक्रीट रहता है मीन्स गोल गोल, जिस जो सर्कल टाइप से होता है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है, सपोज अगर ये इस तरह से हम लोग इसमें बॉन्डिंग करेंगे तो इसमें वॉइड जो होगा ये फिर यहाँ पर करेंगे तो इसके बीच वॉइड रह जाता है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब वॉइड का फॉर्मेशन होगा तो उसका बॉन्डिंग जो होगा वो पुअर बॉन्डिंग होगा और जो स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जल्दी हम लोगों का जो कोलेप्स लोड है वो वेरी कर जाएगा और कोलेप्स करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जहाँ पर भी कंक्रीटिंग होता है वहाँ पर आप देखते होंगे कि वाइब्रेटर यूज किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है ताकि वॉइड्स का जो रेशियो है, वॉइड्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सके, उसको फुलफिल करा जा सके ताकि कोई भी वॉइड्स अंदर क्रिएट ना हो। तो इसीलिए राउंडेड एग्रीगेट जो है कंक्रीट में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो कारण है लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड, और ये बॉन्डिंग अच्छा नहीं कर पाता है जिससे कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ वो कम हो जाता है। और अगर हम लोग जैसे जो कंक्रीट का साइज होता है इर्रेगुलर शेप उस टाइप का यूज करते तो बॉन्डिंग जो होता है वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग होता है और ये बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का उसको बेनिफिट पहुंचाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है राउंडेड एग्रीगेट इन कंक्रीट, तो करेक्ट आंसर होगा लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड। ये पुअर डेवलपमेंट करता है, बॉन्ड का जो डेवलपमेंट करता है वो बॉन्ड अच्छा नहीं बनाता, जिससे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को डिफेक्ट होता है और जल्दी कोलैप्स कर जाता है जहाँ भी हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, या तो वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCU। तो ASCU जो रिलेटेड टर्म्स है वो आर्सेनिक एंड कॉपर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ASCU ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर। तो ASCU ट्रीटमेंट जो यूज होता है वो प्रिजर्वेशन ऑफ वुड के लिए होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ वुड मीन्स लकड़ी की रक्षा के लिए हम लोग जो पेंट का यूज करते हैं, तो उसी टाइप से ये एक होता है ASCU, आर्सेनिक और कॉपर। तो आर्सेनिक का जो यूज करते हैं हम लोग तो वो आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड के फॉर्म में यूज करते हैं, और कॉपर का जो यूज करते हैं तो कॉपर सल्फेट का फॉर्म में यूज करते हैं। तो आर्सेनिक एंड कॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ASCU ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर, ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ, गैल्वेनाइजिंग आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, क्योंकि आर्सेनिक और कॉपर का जो ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट जो किया जाता है यूज, तो वो
आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में क्या आता है एंड कॉपर सल्फेट के फॉर्म में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, क्योंकि आर्सेनिक और कॉपर का जो ट्रीटमेंट होता है वो गिवन फॉर होता है प्रिजर्वेशन ऑफ वुड। तो यहाँ पर वुड नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में, यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और AS2O5 इंटू 2H2O के फॉर्म में हम लोग आर्सेनिक का यूज करते हैं एंड AS जो है ये आर्सेनिक को डिनोट करता है और Cu जो है ये कॉपर को डिनोट करता है। तो कॉपर का जो फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं वो कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O को हम लोग यूज करते हैं। तो ASCU ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, लकड़ी की रक्षा के लिए इस ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम हम लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिला है। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चंस किया वो मेनली सर्वेइंग से, फ्लूइड मैकेनिक्स से एंड और भी ब्रांचेस से मिलता था, बट ये क्वेश्चंस आज हम लोगों को बिल्डिंग मटेरियल से मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन है इज मोर डक्टाइल, इज लेस हार्ड, कैन बी रोल्ड मोर इजली, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कंपेयर टू माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील जो होता है वो ज़्यादा डक्टाइल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही इसको इजीली रोल्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होगा। माइल्ड स्टील जो होता है उसका डक्टिलिटी हाई होता है और हाई कार्बन स्टील जो होता है इसका डक्टिलिटी लो होता है। और माइल्ड स्टील का जो ब्रिटलनेस होता है वो लो होता है एंड हाई कार्बन स्टील का जो ब्रिटलनेस होता है वो हाई होता है। और रोल्ड जो कर सकते हैं हम लोग माइल्ड स्टील को वो इजीली रोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाई कार्बन स्टील को इजीली रोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपको सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कई एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और गेट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एंड SSC JEE जो सेंट्रल SSC JEE होता है उसमें भी पूछा गया है एंड BPSC AE में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको VVI कर लेना और ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन भी आने वाला है। तो क्वेश्चन है, इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज काउज्ड बाई, ऑप्शन है ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, टू मच लाइम इन ब्रिक्स, अर्थ, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स इन ब्रिक्स, अर्थ, नॉट सोकिंग ब्रिक्स इन वाटर बिफोर यूज। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स इन ब्रिक अर्थ, क्योंकि जो एसिड होता है उसी के कारण इफ्लोरोसेंस होता है ब्रिक्स में। जैसे ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं, पानी में जब डुबोते हैं, पानी में भिगाते हैं, तो उसमें क्या होता है वाइट वाइट कलर का कुछ धब्बा धब्बा दिखाई देने लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो साल्ट के कारण ही होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स इन ब्रिक्स अर्थ। जो हम लोग मिट्टी यूज करते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जब ब्रिक्स को वाटर में एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के लिए 24 घंटा के बाद उसको निकाला जाता है, तो उसमें धब्बा धब्बा हो जाता है वाइट वाइट कलर का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। और इफ्लोरोसेंस जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स इन ब्रिक्स अर्थ के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू मेजर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल वन यूजेज, ऑप्शन है रॉकवेल टेस्ट, ब्रिनेल टेस्ट, विकर्स टेस्ट, आइजोड टेस्ट। तो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा डी, आइजोड टेस्ट, क्योंकि आइजोड टेस्ट जो होता है फॉर आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट
इज मोस्ट कॉमनली यूज टू इवेलुएट द रिलेटिव टफनेस और इम्पैक्ट टफनेस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का जो टफनेस हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो आइजोड टेस्ट से ही करते हैं। ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से है और बोल सकते हैं कि कंक्रीट स्ट्रक्चर से भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी हम लोग ये प्रैक्टिकल करते हैं एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइजोड टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा कि टू मेजर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल वन यूजेज आइजोड टेस्ट। जब हम लोग इम्पैक्ट स्ट्रेंथ चेक करना रहता है मटेरियल का, तो हम लोग आइजोड टेस्ट यूज करते हैं और मटेरियल का रिलेटिव टफनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है और थोड़ा ट्विस्ट है, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता दूंगा कि इस टाइप से सॉल्व करना है और हिंट्स दे दूंगा। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए बुलेट ऑफ मास ए मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी हिट्स ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 99 m and they both start moving together with the same velocity in the same direction, the loss of kinetic energy of the whole system due to the impact is। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बाकी अपना माइंड अप्लाई करना है। थोड़ा सा हिंट्स हम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टोटल मोमेंट जो होगा बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम जो होगा जब टकराया नहीं था बॉडी, उससे पहले जो टोटल मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दो बॉडी है, यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ए बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी हिट्स ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 99 m एंड दे बोथ स्टार्ट मूविंग। यहाँ पर दो बॉडी है, एक का मास m है और दूसरा का मास 99 m है, और टकराने से पहले दोनों का संवेग मोमेंटम जो है वो, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो पहले हम लोग जो बॉडी का मास है m एंड दूसरा बॉडी जो है उसका 99 m, इसके बाद दोनों को जब कंबाइन करेंगे, जब टकरा जाएगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो हम लोगों को निकालना होगा जब कंबाइन हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा हिंट्स दे करके, इसके बाद आंसर आपको बताना है कैसे होगा। तो फॉर्मूला होता है m1u1 इज इक्वल टू m2u2। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो मास है, तो यहाँ पर होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि मास बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो निकालना है। तो m1u1 प्लस m2u2, m1u1 जो है वो m मास का जो बॉडी है वो मूव कर रहा है, और m2u2 जो है वो 99 m का जो मास है वो है। तो अब इन सब का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, इसके बाद निकालना है जो v डैश होगा या फिर m1v1 जो हम लोग लिए हैं, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टकराने के बाद दोनों बॉडी तो स्टॉप हो गया। तो टकराने के बाद जब दोनों बॉडी स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी प्लस जीरो। इनिशियल स्टेज में जो था तो वो क्या हुआ, किसी वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा था, कोलाइड करने से पहले किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन जब टकरा गया तो उसका वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हो गया। तो यही फॉर्मूला से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का करेक्ट आंसर जो आएगा वो 99 mv/100 आएगा। तो जब 100 आएगा तो 100 में तो कहीं ऑप्शंस दिया हुआ नहीं है,
सॉरी, यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हाफ MV² आएगा। तो MV² का जो वैल्यू होगा वो 99 MV²/100 आएगा। और यहाँ पर 2 भी है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 99 MV²/200 आएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो C हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चंस है, बट मैंने आपको हिंट्स दे दिया, आप खुद से कर लेना इसको। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा C, 99 MV²/200। क्योंकि हाफ है तो हमारा फाइनली वैल्यू जो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का MV² का, तो वो 99 MV²/100 आ रहा है। तो जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो 99 MV²/200 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेंजिंग मीन्स, ऑप्शन से मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ए लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मेजरिंग डिफरेंस इन हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स, एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, फोकसिंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा। रेंजिंग जो होता है एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, मीन्स अगर हम लोग कहीं पर रेंजिंग कर रहे हैं तो 2 पॉइंट है, 2 नॉन पॉइंट है, जो स्टेशन A है और ये स्टेशन B है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर एक न्यू स्टेशन हम लोगों को डेवलप करना रहता है तो ये प्रोसेस जो होता है वो रेंजिंग कहलाता है। और रेंजिंग 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है, एक इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग होता है। डायरेक्ट रेंजिंग में हम लोगों को दोनों स्टेशन नॉन होता है, और इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम लोगों को एक स्टेशन नॉन रहता है और दूसरा स्टेशन अननोन रहता है। कहाँ पर हम लोगों को स्टेशन जो इन्फिनिटिव स्टेशन लेना है वो हम लोगों को मालूम नहीं रहता, इसलिए उसको रेसिप्रोकल रेंजिंग हम लोग बोलते हैं या इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। तो रेंजिंग का मीनिंग होता है कि इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट्स के बीच में अगर कोई नया स्टेशन इस्टेब्लिश करना रहता है तो हम लोग इस प्रोसेस को रेंजिंग बोलते हैं। और रेंजिंग 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है, जो कि हमने सर्विंग का जो क्लास लिया है उसमें बतलाया भी है डिटेल्स में। तो लिंक आइकॉन पे मिलेगा, आप जा करके देख सकते हो कि रेंजिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेंजिंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो C होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लान मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑप्शन है टेकिंग ग्राउंड मेजरमेंट्स टू प्रिपेयर प्लान्स, मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लान्स, मेकिंग सरफेस ऑफ टिम्बर प्लान, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लान्स। क्योंकि प्लानीमीटर जो होता है वो 2 डायमेंशनल इरेगुलर रीजन का जब एरिया हम लोगों को निकालना रहता है तो प्लानीमीटर यूज करते हैं। यहाँ पर प्लान मीटर दिया हुआ है, लेकिन प्लानीमीटर भी इसको हम लोग बोलते हैं, प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर का यूज जब ऐसे अगर कोई इरेगुलर शेप मैप में दिया हुआ है तो इसका जब एरिया कैलकुलेट करना रहता है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो मेकिंग सरफेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ए ट्रांजिट थियोडोलाइट इज वन विच कैन, ऑप्शन है मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मेजर ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल्स, मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, बी रिवॉल्व्ड कंप्लीटली अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ऑप्शंस 4 दिया हुआ है, अब करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 19 में क्वेश्चंस का आ रहा है, 19 नंबर जो क्वेश्चंस है वो बोल रहा है कि एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है और वन विच कैन, जो कि कर सकता है, क्या कर सकता है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो C एंड D दोनों होगा, क्योंकि मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, थियोडोलाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। और बी रिवॉल्व कम्प्लीटली अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कम्प्लीटली रिवॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस जो है वो दोनों करेक्ट होगा, C एंड D। वैसे हम लोग जो जनरली यूज करते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट का, तो वो मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना रहता है तो हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस भी सही है, तो करेक्ट आंसर C एंड D दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते, ये क्वेश्चन सर्वेइंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेगर कैन बी यूज टू डिटेक्ट फॉल्ट इन एन। ऑप्शन है हाइड्रोलिक सर्किट, प्यूनेमेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि मेगर का जो यूज करते हैं हम लोग वो इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉल्ट डिटेक्ट करता है, और ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। और ये क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये इन्फॉर्मेशन जो लोग JSSC JEE एंड BPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों को सर्कुलेट कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।